हिंदी भाषा शिक्षण में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के महत्व, उद्देश्य, शिक्षण एवं मूल्यांकन विधियों के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या महत्व है, भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षण एवं मूल्यांकन की विधियां कौन-कौन सी हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम विद्यालय पाठ्यक्रम की बात करें तो विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर भाषा ही नहीं रहेगी तो पुस्तकों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, पुस्तकें नहीं रहेंगी। अगर भाषा ही नहीं रहेगी तो कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी की बात करें, कैसे एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो विद्यालय पाठ्यक्रम की बात करें, चाहे हम अपने समाज की बात करें, भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को लिखित रूप से, मौखिक रूप से एक दूसरे के समक्ष बताते हैं, प्रस्तुत करते हैं और दूसरे की बातों को जानते हैं। विद्यालय में भाषा का अध्ययन भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न रूपों में होता है। तो अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग रूपों में होता है। हम देखते हैं विद्यालय स्तर पर भाषा जो है मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, राजभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, सांस्कृतिक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से विद्यालय में भाषा का अध्ययन अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग रूपों में होता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई जाती है, चाहे हम प्राथमिक स्तर की बात करें, माध्यमिक स्तर की बात करें, उच्च माध्यमिक स्तर की बात करें, तो अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग रूपों में पढ़ाई जाती है। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों को हम भाषा के माध्यम से ही पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। प्रत्येक स्तर पर भाषा शिक्षण का अपना निर्धारित महत्व होता है, उद्देश्य होता है और आज की इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, क्या विधियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के महत्व के बारे में, तो इस स्तर पर देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर मतलब कक्षा 11 और 12। तो विद्यार्थियों में स्वरचित कविता, मतलब इस स्तर पर विद्यार्थी योग्य हो जाते हैं कि खुद की जो कविताएं हैं लिखने लगते हैं, ठीक है। तो स्वरचित कविता, कहानियां, पत्र आदि लिखने की योग्यता का विकास हो जाता है। विद्यार्थियों में चिंतन प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, सोचना, समझना, चिंतन करना, चीजों को गहराई से, किसी भी विषय वस्तु के बारे में, इस दुनिया के बारे में, भाषा के बारे में, साहित्य के बारे में गहराई से सोचना, तो चिंतन प्रवृत्ति का विकास होता है। विद्यार्थियों में समालोचना की प्रवृत्ति का विकास होता है, मतलब किसी भी विषय वस्तु के पक्ष, गुण या दोषों के बारे में बात करना, ठीक है। तो समालोचना, विद्यार्थी कोई कविता पढ़ रहा है, कोई कहानी पढ़ रहा है, तो उसमें उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, कहाँ पे लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो विद्यार्थियों में समालोचना की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। विद्यार्थियों में पाठ के रस भाव को समझने और ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है, कि चाहे कविता की बात करें, कहानी की बात करें, तो कवि है, लेखक है, क्या कहना चाह रहा है, कवि ने जो कविता लिखी है उसके पीछे के उसके भाव क्या है। तो इन भावों को समझने और ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो जाता है। विद्यार्थियों में स्वाध्याय और मौन वाचन की आदत का विकास होता है। इस स्तर पर बच्चे खुद से अध्ययन करते हैं, मौन वाचन करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, खुद से सीखते हैं। विद्यार्थी गद्य की विभिन्न विधाओं से परिचित होता है। गद्य की अगर हम बात करें, तो चाहे हम कहानी की बात करें, निबंध की बात करें, हम एकांकी की बात करें, हम पत्र की बात करें, हम संस्मरण की बात करें, यात्रा वृत्तांत की बात करें, नाटक की बात करें, तो विद्यार्थी गद्य की विभिन्न विधाओं से परिचित हो जाते हैं। वह अपने विचारों को सही और स्पष्ट रूप से लिखकर, बोलकर अभिव्यक्त करते हैं। विद्यार्थी हिंदी की पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त हिंदी साहित्य को पढ़ने में रुचि रखते हैं, चाहे उपन्यास की बात करें, चाहे जो अलग अलग कवियों की जो काव्य रचना है उनकी बात करें, जो गद्य रचना है उनकी बात करें। तो विद्यार्थी सिर्फ हिंदी पाठ्यपुस्तक नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की जो अलग अलग जो रचनाएं हैं उसको पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्व होता है कि भाषा के बारे में बच्चे क्या है और गहराई से चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर। उनके चिंतन प्रवृत्ति का विकास होता है, समालोचना जो प्रवृत्ति है उसका विकास होता है।
ठीक है। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर जो है भाषाई रूप से जो विद्यार्थी हैं, आप कह सकते हो कि दक्ष हो जाते हैं। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? विद्यार्थियों में चिंतन प्रवृत्ति का विकास करना। इसलिए हम देखते हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर पर चाहे हम कविताओं की बात करें, चाहे हम कहानियों की बात करें, गद्य की बात करें, उसकी अलग अलग विधाओं की बात करें, उसमें और गहराई आ जाती है ताकि बच्चे उसको सोचें समझें। तो इस स्तर पर चिंतन प्रवृत्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में समालोचना की प्रवृत्ति का विकास करना, कि चाहे कहानी पढ़ें चाहे कविता करें, ठीक पढ़ें, ठीक है। कुछ जो भी हिंदी की साहित्य के बारे में, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जो अलग अलग अध्याय पढ़ें तो उसकी समालोचना कर सकें कि उसके गुण क्या है, क्या अच्छा है, क्या सुधार की जरूरत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो समालोचना प्रवृत्ति का विकास करना, उनमें स्वरचित कविता कहानी पत्र लिखने के लिए प्रेरित करना बच्चों को, इस योग्यता का विकास करना, उनको अपने विचारों को सही और स्पष्ट रूप से लिखकर बोलकर अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना, विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य को पढ़ने की रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में पाठ के रस भाव को समझने और ग्रहण करने की क्षमता पैदा करना, विद्यार्थियों में स्वाध्याय और मौन वाचन की आदत का विकास करना, और विद्यार्थियों को कविता के विभिन्न पक्षों, गद्य की विभिन्न विधाओं से परिचित करवाना। ये सब उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो प्रश्नोत्तर विधि हो गई, व्याख्यान विधि हो गई, विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण का मतलब क्या है? प्रश्नोत्तर और व्याख्यान दोनों को एक साथ अगर लाएं, दोनों का एक साथ प्रयोग करें तो विश्लेषण विधि है, जहां पे प्रश्नोत्तर के माध्यम से विद्यार्थियों को सोचने समझने पर मतलब इस योग्य बनाया जाता है कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से कोई भी, मान लो आप प्रेमचंद्र के जो उपन्यास है आप उनके बारे में पढ़ा रहे हो, तो आप बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हो कि प्रेमचंद ने ये उपन्यास क्यों लिखा, इसमें कितने पात्र हैं, किस पात्र क्या क्या भूमिका है, क्या कौन सा पात्र क्या बताना चाह रहा है, उस समय समाज की क्या परिस्थितियां रही होंगी, लोगों की, किसानों की क्या समस्या रही होंगी। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को विश्लेषण करने पर, जो भी अध्याय बच्चा पढ़ रहा है, विश्लेषण करने पर, सोचने पर, समझने पर बच्चों को उस स्तर पर पहुंचाया जा सकता है कि बच्चा सोचे समझे फिर उत्तर करे। तो प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि को मिलाकर विश्लेषण विधि बनी है, ठीक है। परिचर्चा विधि, किसी विषय पर परिचर्चा हो सकती है कक्षा में, विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थी अध्यापकों के बीच में वाद विवाद विधि। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यास विधि, तो देखिए व्यास विधि जो है उच्च कक्षाओं में पढ़ाई जाती है और एक कविता शिक्षण की एक विधि है, जिसमें ये इसको हम कहते हैं कि भाव प्रधान विधि है। इस विधि में शिक्षक अगर किसी कविता के भावों के बारे में बता रहे हैं, मान लो चाहे हम तुलसीदास की बात करें, सूरदास की बात करें, तो उनकी रचनाओं के बारे में अगर बता रहा है, तो इसमें किसी एक कवि के बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में बताने के लिए पूरे जो हिंदी साहित्य के जो अलग अलग कवि हैं उनकी रचनाओं का उदाहरण भी दे सकता है। तो मतलब क्या है कि ये उच्च स्तर पर पढ़ाई जाती है, और इसके लिए, इस विधि का प्रयोग करने के लिए अध्यापक को हिंदी साहित्य का एक तरह से पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि किसी एक कवि को अगर उसके बारे में बताए, उसकी रचना के बारे में बताए, तो अन्य कवियों का भी उदाहरण वो दे सके, उनकी रचनाओं का उदाहरण दे सके, ठीक है। अगर मीराबाई की बात करें, मीराबाई जो हैं उन्होंने भी श्री कृष्ण के ऊपर अपनी रचनाएं लिखी, सूरदास ने भी लिखी, ठीक है। तो अगर मीराबाई के बारे में बता रहे हैं तो अ, मीराबाई की जो रचना है उनके बारे में बताकर कि मीराबाई ने कृष्ण कृष्ण जी हैं, उनकी जो मीराबाई की रचनाएं हैं तो उनमें कृष्ण जी के किन किन रूपों का वर्णन किया है, किस तरह से जो अपनी भक्ति भाव जो है, अपना जो प्रेम है वो प्रकट किया है, और उसकी तुलना सूरदास से है कि सूरदास ने कृष्ण जी के किन रूपों का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। तो मतलब व्यास विधि है कि जो शिक्षक जब व्यास विधि के माध्यम से किसी कवि के बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में अगर बच्चों को बताए, तो उदाहरण के स्वरूप अन्य रचनाएं, अन्य साहित्य के बारे में बच्चों को बताए, तुलना कर सके। तो व्यास विधि है, उच्च स्तर पर पढ़ाई जाती है। आगमन विधि, आगमन विधि में क्या है कि बच्चों को पहले
उदाहरण दिए जाते हैं। ये व्याकरण, देखिए आगमन और निगमन की बात करें तो व्याकरण शिक्षण की विधि है। इसमें क्या है, आगमन में पहले बच्चों को विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसकी परिभाषा बताई जाती है। निगमन में पहले परिभाषा बता दी जाती है, फिर उदाहरण दिया जाता है। तो आगमन और निगमन में ये फर्क है। उदाहरण के लिए मान लो अगर बच्चों को आप अ, अलंकार के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आगमन विधि में पहले आप अलंकार से संबंधित उदाहरण दोगे, फिर परिभाषा बताओगे। और निगमन में आप पहले सीधा अलंकार की परिभाषा बताकर फिर आप उदाहरण दोगे। समीक्षा विधि, तो समीक्षा विधि की बात करें तो यहाँ पर भी देखते हैं कि उच्च स्तर पर जब उच्च कक्षाओं में विद्यार्थियों को गद्य पढ़ाया जाता है, पद्य पढ़ाया जाता है, तो विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाता है कि उस अध्याय की समीक्षा कर सकें। उस अध्याय में उनको क्या अच्छा लगा, क्या गुण है, क्या दोष है, उसके बारे में वो चर्चा कर सके कक्षा में कि इस अध्याय में इनको क्या सीखने को मिला, अलग अलग जो पात्र थे, कौन से पात्र अच्छे हैं, किन पात्रों में क्या कमियां हैं। ठीक है। तो समीक्षा मतलब गुण और दोषों के बारे में चर्चा करना। स्वाध्याय विधि खुद से पढ़ना। ठीक है। अब अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा मूल्यांकन की विधियां, तो परीक्षण है, परीक्षा लेना, चाहे लिखित चाहे मौखिक निरीक्षण बच्चों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि कक्षा में मान लो, कक्षा में जो है बच्चा है, ठीक है, किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह से चीजों को सीख रहा है। तो परीक्षा लेकर बच्चों को देखकर, साक्षात्कार के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा बच्चों को प्रश्न भी दिए जा सकते हैं, कुछ बच्चा उसका उत्तर करेगा, तो उन प्रश्नों का उत्तर बच्चा किस तरह से लिख रहा है, क्या क्या चीजें बच्चे ने लिखा है, तो उसके माध्यम से भी बच्चे के भाषा कौशल का पता चल जाता है। जांच सूची, जिसको जांच सूची और मापनी, मापनी मतलब क्या है, रेटिंग स्केल। जांच सूची मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक तरह की एक सूची होती है जिसमें हाँ और ना में बच्चों को उत्तर देना होता है। मापनी मतलब एक तरह का रेटिंग स्केल होता है जहाँ पर 1 से लेकर 5 या 1 से लेकर 10 तक का रेटिंग स्केल होता है। बच्चों की उपलब्धि के आधार पर, उनकी मेहनत के आधार पर, उनके भाषाई ज्ञान के आधार पर बच्चों को अंक दिया जाता है। ठीक है, 1 से लेकर 10 या 5 तक। तो इससे भी बच्चों की भाषाई ज्ञान का पता चलता है। अभिलेख मतलब बच्चों का जो रिकॉर्ड है, कि बच्चा इससे पहले की कक्षा में बच्चों का भाषा में क्या, बच्चों की उपलब्धि रही है, भाषा में बच्चों का क्या अंक रहा है, उनको कहाँ पे समस्या है। ठीक है। तो अभिलेख के माध्यम से विद्यालय में जो बच्चों का जो रिकॉर्ड है, उसके माध्यम से भी बच्चों के जो भाषाई जो ज्ञान है उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।